ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। 6 मार्च के सभी करंट अफेयर आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा, एंड तक देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे फास्ट सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के प्लेयर हैं? तो फिन एलन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। आपने परसों एक सेमीफाइनल देखा होगा जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। उस मैच में न्यूजीलैंड के प्लेयर फिन एलन टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बने हैं। इन्होंने 33 बॉलों में सेंचुरी लगाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन। ये अभी तक का टी20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है। अभी तक ये जो सबसे फास्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था ना, ये क्रिस गेल के नाम पर था। क्रिस गेल 2016 में इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 47 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है फिन एलन ने। किस देश के प्लेयर हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 33 बॉलों में इन्होंने शतक लगाई है। और किस टीम के खिलाफ लगाई? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इसके बाद इनको फाइनल का टिकट मिल गया था न्यूजीलैंड को, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल था ना, ये खेला गया था कोलकाता के ईडन्स गार्डन स्टेडियम में। न्यूजीलैंड की टीम को ऑलमोस्ट 169 रन का स्कोर मिला था और न्यूजीलैंड ने 170 रन का जो लक्ष्य था ना, वो ऑलमोस्ट 13 ओवर में ही पूरा कर लिया। एक विकेट खोकर 9 विकेट से जीत हासिल की और फाइनल में गई है न्यूजीलैंड। यहां पर न्यूजीलैंड के प्लेयर फिन एलन के नाम जो रिकॉर्ड आया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ है 33 बॉलों में सेंचुरी का, और ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे फास्ट सेंचुरी है। ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। वैसे 8 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। 7 फरवरी को ये शुरू हुआ था। इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहे हैं संयुक्त रूप से, और ये टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन है। इस बार 20 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 55 मैच खेले जा रहे हैं। भारत लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर है 2024 में। इंडिया जीता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आईसीसी आयोजन करवाता है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को गवर्न करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन रेगुलेट करना, ये सारा काम आईसीसी का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की। 1909 में इसकी स्थापना की गई। यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इंडिया के हैं जय शाह। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं और ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट आई है, लंदन की एक एनजीओ है, लंदन का, यूके का। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट एनजीओ ने जारी की है और इसमें इंडिया को मोटापे है ना, या फिर जो अधिक वजन के मामले में इंडिया में लोगों की जो संख्या है ना, उसके मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब बात आती है कि सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, है ना। पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी को एनालिसिस करना और इसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अवेयर करना इस संस्था का मेन काम है। लंदन की ये संस्था है। ये वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 नाम से इसने रिपोर्ट जारी की है। इसमें इसने बताया है कि मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, इन मामलों में जो संख्या है लोगों की, उसके मामलों में इसने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओवरवेट और मोटापे के जो मामले हैं ना, वो चाइना में। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। हमने आंसर ले लिया है क्या? इंडिया है सेकंड नंबर पर। थर्ड पर आता है यूएसए इन मामलों में। अभी एक डे मनाया गया था, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ये मनाया जाता है 4 मार्च को और इसी दिन ये रिपोर्ट भी पब्लिश की गई।
इंडिया को लेकर जो डेटा दिया गया है 2025 के डेटा पर आधारित है, ये 2026 में अब रिपोर्ट आई है। इसमें बताया है कि इंडिया में 5 से 9 साल के जो बच्चे ना, लगभग 1.49 करोड़ बच्चे ओवरवेट या मोटापे के शिकार हैं। 10 से 19 साल के बच्चों में देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से ऊपर 2.64 करोड़ जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो ओवरवेट या फिर मोटापे के शिकार है। ये इंडिया का डेटा है। वर्ल्ड के बारे में इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में 200 मिलियन से ज्यादा लोग ओवरवेट के शिकार हैं। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओवरवेट या मोटापे के शिकार है। और अगर ये संख्या बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है डायबिटीज के मरीज बढ़ते हैं, क्योंकि मोटापे से काफी सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे डायबिटीज, हाँ, हार्ट अटैक, है ना, लीवर फेल्योर, और काफी सारे फैटी लीवर के मामले भी देखने को मिलते हैं, और काफी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ओवरवेट से जुड़ी हुई है। तो यहां पर चेताया भी गया है कि अगर मामलों को नहीं रोका गया तो इन फ्यूचर इन डिसीज के मामले भी बढ़ेंगे। इंडिया के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 41 मिलियन जो भारतीय बच्चे हैं, वो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो काफी अधिक है। बॉडी मास इंडेक्स की बात करें ना, तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो ज्यादा है, मतलब हाइट कम है और वेट ज्यादा है। तो ये इंडेक्स इसको मेजर करता है। 14 मिलियन बच्चे ओबेसिटी से प्रभावित है इंडिया में। तो ये काफी ज्यादा लोग हैं, काफी ज्यादा बच्चे, स्पेशली तो बच्चों पर ही ये रिपोर्ट है, तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये कहा गया। और रिपोर्ट में बताया गया कि पहले नंबर पर आता है चाइना, सेकंड पर आता है इस मामले में इंडिया, और थर्ड पर आता है यूएसए। और रिपोर्ट वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, और काम मैं आपको बता ही चुका हूं। ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए काम करने वाली संस्था है, इसके ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है, एनालिसिस करती है और रिपोर्ट भी पब्लिश करती है समय समय पर। ओके, आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम अमेरिकी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आ गए इसमें। अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश जिसे लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यह बना है दक्षिण अमेरिका का देश चिली। चिली वर्ल्ड का दूसरा ऐसा देश है जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया। पहला कौन सा था? पहला था जॉर्डन, है ना, पहले नंबर पर इस लिस्ट में रखा जाता है जॉर्डन को। 2024 में जॉर्डन को यह मान्यता दी गई थी, पहला देश बना था वर्ल्ड का जिसे लेप्रोसी फ्री घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने। अब अमेरिका के दोनों महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कंपेयर करें तो पहला देश बना है दोनों महाद्वीप में जो कि लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया, और यह है चिली। चिली में आखिरी बार जो लेप्रोसी का एक एक्टिव केस जो है ना 1993 में दर्ज किया गया था। तो 30 साल से भी अधिक समय से लोकल एक्वायर्ड केस यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो अब फाइनली चिली को लेप्रोसी फ्री घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। लेप्रोसी आपको पता होना चाहिए एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है ना, बैक्टीरिया से फैलने वाली डिसीज है, क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज है ये। इसे हानसेंस डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया होता है, इससे फैलती है। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि इससे जो कि साफ सुथरा जहां पर जगह नहीं है, या फिर ऐसे जहां पर कचरा बहुत ज्यादा रहता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां ऐसे देशों में ये मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं लेप्रोसी के। त्वचा परितंत्रिका तंत्र काफी प्रभावित होते हैं इससे, त्वचा में घाव हो जाते हैं, सुन्नपन आ जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है, आंखों से संबंधित समस्या आने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स है, और ट्रीटमेंट देखें तो मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है इस रोग के इलाज के लिए, ठीक है। तो यह है लेप्रोसी। लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया है अमेरिका कॉन्टिनेंट से, जिस देश को अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा पहला ऐसा देश जो कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट से लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया, यह बना है दक्षिण अमेरिकी देश चिली। इजी, तो याद रखिएगा। आप सभी को बता देता हूं, होली की सेल आपके लिए कंटिन्यू है, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अभी होली के उपलक्ष्य में अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अप स्किल विद एआई कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर सभी सेक्टर में आपको एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो एआई है। तो इसीलिए आपको एआई सीखना जरूरी है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप कंप्लीट जीके जीएस के
ई बुक कलेक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा आप एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, क्योंकि सभी कोर्सेस आप एक बार चेकआउट कीजिए, अप टू 90% तक ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है? तो देखिए, डोल महोत्सव जो होता है ना, नॉर्मली होली फेस्टिवल पर मनाया जाने वाला पर्व है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है होली पर। असम में अभी डोल जात्रा त्योहार का भी आयोजन किया गया है। वैसे भारत के अलग अलग राज्यों में ये मनाया जाता है डोल उत्सव के नाम से, होली पर ही इसका अधिकतर आयोजन किया जाता है। एक हिंदू धार्मिक उत्सव है, भारत के अलग अलग राज्यों में आयोजन किया जाता है, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, हर जगह पर ही आयोजित किया जाता है। डोल उत्सव, डोल पूर्णिमा, बसंत उत्सव, इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब यहां पर असम में भी डोल जात्रा भी आयोजित की गई, जिससे हमारा क्वेश्चन भी है। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी थी। तो भारत के से अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है, और हर क्षेत्र में ये भगवान कृष्ण, जो राधा कृष्ण है, उनसे संबंधित लीलाओं का या फिर उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। क्योंकि होली का जो पर्व है ना, वो नॉर्मली भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण से संबंध करके देखा जाता है, उनकी लीलाओं से संबंध करके देखा जाता है। तो पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाएं प्रदर्शित की जाती है, और इनसे रिलेट करके लोग होली का पर्व भी मनाते हैं। तो ये डोल जात्रा या ढोल उत्सव के नाम से इसे पुकारा जाता है। अभी असम में भी मनाया गया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। किस पर्व पर? तो नॉर्मली ये होली पर मनाया जाने वाला उत्सव है। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये डे हर साल मनाया जाता है 5 मार्च को। इंटरनेशनल डे है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियली इसे अनाउंस किया गया था। इस डे का उद्देश्य क्या है? जो ऐसे वेपन्स होते हैं ना, जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब एक सामूहिक विनाश जिसको हम बोलते हैं, जहां पर भी गिराया पूरा मास में लोगों की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर, हाइड्रोजन बम हो गया, कोई केमिकल वेपन हो गया। तो ऐसे जो वेपन से उनके प्रसार को रोकना, देशों को उनके अप्रसार के लिए प्रोत्साहित करना, प्रसार को रोकना और अप्रसार के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें खत्म करने के लिए देशों और लोगों को अवेयर करना, ऐसे वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए मनाया जाता है हर साल 5 मार्च को ये डे। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2021 में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था, और इसे अनाउंस किया गया 2022 में, और ये पहली बार मनाया गया 2023 में। तो 2023 से हर साल ये 5 मार्च को मनाया जा रहा है। मतलब 23, 24, 25 ये और 26 ये चौथा ही इसका साल है मनाए जाने का। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। इसकी ऑफिशियल थीम अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, पर डे कब मनाया जाता है ये याद रखिएगा। तो ये डे मनाया जाता है 5 मार्च को। और इसके अलावा एक वीक भी मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट वीक। तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट वीक। और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी 1978 में। इसका उद्देश्य कि भारत पूरे वर्ल्ड में जो हथियारों का प्रसार है उसको खत्म करना, हथियारों को बढ़ने से रोकना, और देशों को, गवर्नमेंट्स को, लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करना। तो पूरा वीक मनाया जाता है 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक। और डे जो हमने पढ़ा है वो कब? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन, ठीक है, किसके? कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है रविशंकर प्रसाद को, है ना। रविशंकर प्रसाद एमपी हैं बीजेपी के, फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर रहे हैं और करंट बीजेपी एमपी है रविशंकर प्रसाद। तो इनको समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लोकसभा के लिए प्रिविलेजेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, अगर हम समझे कि कमेटी क्या करती है, तो जो भी पार्लियामेंट या एमपीस को जो विशेषाधिकार होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि विशेषाधिकारों का दुरुपयोग भी किया जाता है
है ना, हो जाता है, किया जाता है, तो इनके उल्लंघन, जो विशेषाधिकार मिले उनके उल्लंघन के जो मामले, उनकी जांच के लिए ये कमेटी गठित की जाती है, कि स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति है, इसका हर साल गठन किया जाता है स्थायी समिति के रूप में, और इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, मेंबर काम क्या है कमेटी का, तो विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। इसमें होता ये कि पार्लियामेंट या लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो भी मामले भेजे गए, या तो हाउस के द्वारा भेजे गए हों, है ना, या फिर स्पीकर के द्वारा भेजे गए, अगर कोई विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है तो ऐसे मामलों की ये स्टैंडिंग कमेटी जांच करती है, स्थायी समिति है। ठीक है, अब जांच करते वक्त ये किसी भी व्यक्ति को जिस पर भी ऐसा मामला है उल्लंघन का, विशेषाधिकार के उल्लंघन का, उनको बुला भी सकती है, एग्जामिन कर सकती है, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको भी चेक करने का अधिकार इस कमेटी के पास होता है। ये कमेटी 1 माह के अंदर, अगर इसको अगर डिसाइड नहीं किया जाता है तो 1 माह के अंदर ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपती है, और फिर जैसा भी इसका अगर निर्धारित किया जाता है टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड के अंदर भी ये अपनी रिपोर्ट जांच करने के बाद पार्लियामेंट में रखती है। स्टैंडिंग कमेटी को यहां पर समझना चाहिए हमको कि ये क्या होती है। ये स्थायी समितियां, स्थायी समिति वो जो कि हर साल गठित की जाती है, परमानेंट या फिर स्टैंडिंग कमेटी से कहा जाता है, स्थायी समिति है पार्लियामेंट की। क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो सारे काम पार्लियामेंट में, सारी चीजों पर बहस पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया जा सकता, तो पार्लियामेंट के मेंबरों से छोटी छोटी कमिटीज बनाई जाती है अलग अलग कामों के लिए। इनमें एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होती है, वो भी स्टैंडिंग कमेटी है। तो इस तरीके की कमेटी होती है जो कि गवर्नमेंट के कामकाज, बिल, पॉलिसीज, है ना, इनके इन्वेस्टिगेशन करना, रिव्यू करना, इनके लिए समय समय पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाता है। तो छोटी छोटी टीमें बनाकर काम सौंप दिया जाता है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू किया जाता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें, विशेषाधिकार की बात करें, तो देखिए पार्लियामेंट के जो एमपी होते हैं ना, उनको बहुत अलग अधिकार भी दिए गए, स्पेशल अधिकार, इन्हें कहा जाता है विशेषाधिकार। देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट में किसी एमपी ने कुछ बोला, अब उसको हर चीज के लिए जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने उसको केवल शक और उस आधार पर, अगर वो सत्ता पक्ष पर कोई एलिगेशन लगाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तुमने बिना प्रूफ के कैसे एलिगेशन लगा दिया तो तुम्हारे खिलाफ हम कोर्ट में चले आएंगे। ऐसे तो एमपीस के बोलने का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो चली जाएगी, आम आदमी के जो अधिकारों की बात है वो भी करने में डरेंगे एमपी। तो एमपी और पार्लियामेंट को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि वो बिना डरे, बिना किसी दबाव के अपनी बात को रख सकें, और क्योंकि उनको चुनकर भेजा गया, वो रिप्रेजेंट करते हैं देश की जनता को, तो देश की जनता के लिए सारे मामले रखें बिना किसी डर और दबाव के, तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, विशेषाधिकारों पर जो समिति गठित की जाती है, वो फिर जांच करती है, और फिर जांच करने के बाद अगर पाया जाता है तो फिर कुछ छोटे मोटे एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अब देखिए कुछ आर्टिकल हैं जो कि विशेषाधिकार देते हैं पार्लियामेंट को भी, एमपीस को भी, या फिर राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर को। देखिए 3 आर्टिकल यहां पर मैं आपको बताता हूं। एक है आर्टिकल 105, यह कहता है कि संसद में बोलने की एमपीस के पास स्वतंत्रता होगी। अगर एमपी पार्लियामेंट में कोई बात रख रहा है ना, तो उसके खिलाफ फिर कोर्ट नहीं जा सकता कोई भी मामला लेकर। तो ये आर्टिकल 105 में स्वतंत्रता है एमपी को बोलने की, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसको। आर्टिकल 122, अगर पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसेस हुई है, कोई कार्रवाई की गई है, तो उसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रोसेस में अनियमितता थी, क्या प्रोसेस ढंग से फॉलो नहीं करी, तो जो भी कार्रवाई संसद ने की है, कोई बिल पास किया तो हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ प्रिविलेज है। आर्टिकल 194, 212, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी इस तरीके के, या फिर जो एमएलएस होते हैं उनको भी अधिकार दिए गए। तो ये इस तरीके के अधिकार है जो कि विशेषाधिकार कहलाते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख है। एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? एच के दुआ की बात करें ना, तो ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, पत्रकार, बहुत ही फेमस। अभी हाल ही में इनका दिल्ली में निधन हो गया, नई दिल्ली में, 88 वर्ष की आयु में एच के दुआ का, सीनियर जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म के क्षेत्र में एच के दुआ का जो योगदान है ना, इसके लिए इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है 1998 में, 1998 में।
तो अब इनका निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में। 2009 से 2015 तक ये राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर भी रहे। 2009 से 2015 तक भारत के बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, एक डिप्लोमेट भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से भी रहे हैं। अगर काम देखें तो करियर पत्रकारिता में 40 साल से ज्यादा का रहा है। बड़े बड़े जितने भी न्यूज ग्रुप है उनके लिए इन्होंने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया है। फिर द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर इन चीफ के रूप में काम किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एडिटोरियल एडवाइजर या एडिटर इन चीफ उसके रूप में काम किया है ना। भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर के समय ये भारत के मीडिया एडवाइजर भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा, इनके समय में मीडिया एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो HK दुआ, इनका हाल ही में निधन हो गया, सीनियर जर्नलिस्ट। इनका जन्म है ना ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उस जगह पर, है ना। तो 1998 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। HK दुआ, सीनियर जर्नलिस्ट। आगे चलें। जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जनजाति कला महोत्सव, ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब देखिए कला महोत्सव है ना, तो ट्राइब की जो आर्ट है, मतलब ट्राइबल्स एरिया में जो आर्ट फेमस होता है, जो स्पेशली जनजातियों का होता है, उसको प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं जुआल ओराम, है ना। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है। वैसे 12 दिन तक चलेगा, 2 तारीख को ये शुरू हो गया था, 13 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया की 75+ ट्राइबल जो आर्टिस्ट है उनके 1000 से ज्यादा आर्ट वर्क को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो जो ट्राइबल आर्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी इससे, ठीक है। उनके आर्ट को संरक्षित किया जा सकेगा और उनको एक नेशनल लेवल पर या ग्लोबल मार्केट मिलने में मदद मिलेगी, जिससे क्या होगा, जो ट्राइबल आर्टिस्ट है उनकी भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो कलेक्टिवली काफी सारे इसके उद्देश्य हैं, तो इसीलिए ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 2026 में नई दिल्ली में किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया 75+ जो ट्राइबल आर्टिस्ट है उनके 1000 से ज्यादा आर्ट वर्क को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। 30+ ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, महोत्सव में कल्चर, कॉमर्स और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप को जोड़कर एक तो ट्राइबल्स आर्टिस्ट की इकोनॉमिक कंडीशन को भी बूस्ट मिलेगा और एक मार्केट इकोसिस्टम को भी डेवलप करने में मदद मिलेगी, जहां पर ट्राइबल आर्टिस्ट के जो आर्ट है उनको सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्राइबल आर्ट को संरक्षित करना और विकसित भारत के विजन के तहत जो ट्राइबल आर्टिस्ट है उनको मुख्य धारा में जोड़ना इस महोत्सव का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। जो जनजाति कला स्पेशली जो काफी फेमस है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर उस पर नजर डालें तो देखिए यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है वारली, ये महाराष्ट्र की ट्राइबल कला है। ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है इसके थ्रू, है ना, एक आर्ट है। फिर गोंड जनजाति की कला MP में स्पेशली काफी फेमस है, उनका आर्ट है, चित्रकला है। तो इसको जैसे नेचर होता है ना, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, नेचर होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, इसकी चित्रकला ये काफी फेमस है गोंड जनजाति में, मध्य प्रदेश में स्पेशली। फिर भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में, उनकी जो कला है डोकरा कला, है ना। क्या होता है कि जो मोमबत्ती तकनीक से, पिघली हुई जो मोमबत्ती होती है ना, मोम तकनीक से धातु की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो ये डोकरा कला बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ट्राइब्स में। फिर एक सोहराई कला है झारखंड की, दीवारों पर पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है, रंगीन चित्रकारी, है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सोहराई कला झारखंड। फिर बोडो असम और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब है बोडो जनजाति, उसमें फेमस है, कपड़ों पर, वस्त्रों पर डिजाइन बनाई जाती है। फिर कोया, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फेमस है। और एक इधर आते हैं तो कुरुम्बा, तमिलनाडु की एक कला है जिसमें जो वेस्टर्न घाट पर जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनकी चित्रकला ये काफी फेमस है, जिसे कुरुम्बा के नाम से तमिलनाडु में पुकारा जाता है। तो PDF ले लेना, एक बार इनको देख लेना, नजर डाल लेना, शायद आपको यहाँ पर वर्ड ना दिखे तो PDF में देख लेना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना
किस राज्य में किस नाम से लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली एआई पावर्ड स्किल सेंसस या जनगणना, इसे महाराष्ट्र ने लॉन्च किया और ये भारत की पहली ऐसी जनगणना है जो कि एआई बेस्ड है या एआई पावर्ड है या एआई संचालित है ना। इसको नाम दिया है सक्षम कौशल जनगणना, सक्षम स्किल सेंसस। महाराष्ट्र करवा रहा है, पूरे इंडिया में पहला एआई पावर्ड स्किल सेंसस है। नाम क्या दिया गया? सक्षम कौशल जनगणना। ठीक है, इसके तहत किया क्या जाएगा, उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य सर्वे का कि राज्य में जो अभी केवल महाराष्ट्र में शुरू हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है, ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में 18 से 40 वर्ष की आयु के जो युवा है ना, उनकी स्किल का मूल्यांकन किया जा सके, उनमें देखा जा सके कि राज्य के कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से रीजन में किस स्किल के सबसे ज्यादा युवा हैं, कौन सी स्किल सबसे अच्छी है राज्य में, किस स्किल की जो राज्य के यूथ है उनमें कमी है। तो इसके लिए एआई का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। तो यह है एआई पावर्ड स्किल सेंसस, सक्षम स्किल सेंसस। महाराष्ट्र सरकार लाई है और भारत में पहली बार एआई पावर्ड स्किल सेंसस किया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आईटी और कल्चरल मिनिस्टर हैं आशीष शेलार, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 15,000 जो यूथ है उनको प्रशिक्षित किया जा सके, ट्रेन किया जा सके और 5,000 को नौकरी दी जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो ये महाराष्ट्र का एक विजन है। एआई पावर्ड स्किल सेंसस का मतलब ही होता है कि एआई का यूज करके स्किल सेंसस की गई है या फिर जो जनगणना है वो की गई है। सरकार या संस्था एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज करती है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर डायरेक्ट लोगों के सर्वे के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाकर इस डेटा को एआई को दिया जाता है। एआई एनालिसिस करता है और फिर एआई देखता है कि किन क्षेत्रों में कौन सी स्किल सबसे अच्छी है, किन स्किल्स के लोगों में कमी है या फिर कौन सी स्किल की जरूरत है जो कि जिसके लिए वर्कशॉप आयोजित करवाना चाहिए राज्य सरकार को। तो ये सब कौन बताएगा? एआई एनालिसिस करेगा डेटा को और एआई इंफॉर्मेशन देगा। इससे फायदा क्या होगा? राज्य को जो गवर्नमेंट की रोजगार योजना उसको लागू करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा पता चल सकेगा कि राज्य के जो युवा है उनके लिए किस स्किल की वर्कशॉप लगाई जानी चाहिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही ढंग से ऑथोराइज्ड किया जा सकेगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम सही ढंग से लाए जा सकेंगे, पूरी प्लानिंग की जा सकेगी राज्य के युवाओं के लिए। तो इसके लिए पता तो होना चाहिए कि स्किल, कौन से स्किल के युवा सबसे ज्यादा, कौन सी स्किल सिखाने की जरूरत है। तो इसलिए ये एआई बेस्ड स्किल सेंसस है जो कि पहली बार इंडिया में किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा इचिनस गीजर जो 6 साल के बाद सक्रिय हुआ है, किस देश में स्थित है? देखिए, पहले तो हम गीजर को समझे कि गीजर क्या है, या पहले आंसर ले लेते हैं फिर बात करेंगे गीजर की। ये इचिनस गीजर है, 6 साल के बाद सक्रिय हुआ है और यह स्थित है यूएसए में। यूएसए में एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क माना जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां पर है? अमेरिका में। यहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में नॉरिस गीजर बेसिन है, एक क्षेत्र है नॉरिस गीजर बेसिन, यहीं पर इचिनस गीजर देखने को मिलता है। अब हुआ यह है कि ये 6 साल के बाद सक्रिय हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ कि गर्म पानी के जो फव्वारे वो वापस निकल रहे हैं 6 साल के बाद। 20 से 30 फीट की हाइट तक ये गर्म पानी के फव्वारे जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट के अनुसार आखिरी बार 2017 में ये एक्टिव हुआ था और अब ये एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। कुछ इसमें एक्टिविटीज 2020 में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब फाइनली 2017 के बाद सबसे सक्रिय अवस्था इसकी अब देखने को मिल रही है। इचिनस गीजर विश्व के ज्ञात सबसे बड़ा एक एसिडिक गीजर माना जाता है, अम्लीय गीजर है। अब सर ठीक है, अम्लीय गीजर है, इचिनस गीजर यूएसए में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, पर एक्चुअल में गीजर होता क्या है? तो अगर गीजर की बात करें तो भूतापी गर्म झरना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्केनिक एरियाज होते हैं ना, जहां पर वॉल्केनो की एक्टिविटीज रहती है, वहां पर ऐसे गीजर देखने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, क्योंकि वॉल्केनो में गर्म मैग्मा है, तो उससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, एक तो गर्म है ही, और फिर भाप के दबाव से
समय समय पर वो प्रेशर होकर वो गर्म पानी ऊपर सतह पर आता है और प्रेशर से आता है, तो इसे कहा जाता है गीजर। समझ में आया? तो वोल्केनिक रीजन में देखने को मिलेंगे, जमीन के नीचे गर्म मैग्मा से पानी गर्म होता है, प्रेशर बिल्ड होता है दबाव के कारण, और फिर वो प्रेशर के साथ पानी ऊपर आता है, इन्हें कहा जाता है गीजर। ठीक है, तो अभी जो है इचिनस गीजर की यहां पर बात हो रही है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में यूएसए में ये देखने को मिलता है। अभी एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, तो सुर्खियों में रहा। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, 1872 में स्थापित हुआ, दुनिया का पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय गीजर जो है ना, वो इसी नेशनल पार्क के एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। पात्र निर्माता आयातक योजना किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाती है कौन? सानिया मिर्जा। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है 1 से लेकर 7 मार्च तक। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? तो यह इंटरनेशनल वीमेंस डे को चिन्हित करता है। भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? स्पेन के बार्सिलोना में। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? तो जापान के साथ। नई भूमिगत अंधी मछली गिटचाक नकाना किस राज्य में खोजी गई है? तो इसे खोजा गया असम में। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, केपी उन्नी कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे। आंसर डी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को इजराइल की पार्लियामेंट ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो यह है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जो कि दिया गया भारत के पीएम को। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बने। और फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, यूरोपीय देश है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? और माधव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आराम से पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लेना। मॉक टेस्ट आपके लिए रोज आता है, तो मॉक टेस्ट लगाइए, वहां से आपकी प्रैक्टिस बूस्ट करने में आपको मदद मिलेगी। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।